नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? सब खैरियत से हैं? कोरोना महामारी ऐसी आई कि हम सभी को ऑनलाइन ही मिलना पड़ रहा है। मजबूरी है हमारी। ऑफलाइन जैसी फीलिंग्स तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी अपनी स्टडी को अगर रेगुलर रखना है, अगर अपने अध्ययन को सुचारू रूप से निरंतर जारी रखना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। कैमरे के सामने हम भी इतना नहीं आ पाते हैं, तो हमारा जो डेली बेसिस रूटीन है वो निरंतर नहीं बन पाता है, और वैसी फीलिंग हमारे अंदर भी नहीं आ पाती है जो हम ऑफलाइन में आपको दे पाते हैं। तो थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि आपको अपना 100% देने की कोशिश करें, है ना। तो आज फिर से एक नई क्लास के साथ हम आपके सामने आए हैं। अभी तक जो हमने अपनी क्लासें ली हैं, उन क्लासों से हमें उम्मीद है कि वो आपको पसंद भी आ रही होंगी, आपके टॉपिक्स क्लियर भी हो रहे होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या आपको है तो आप कमेंट्स वगैरह में जा करके हमें उससे अवगत करवा सकते हैं। आप अपने कमेंट्स उसमें दे सकते हैं। फिलहाल आज फिर से एक नई क्लास के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास की तरफ, अपने बोर्ड की तरफ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि आज हम किस विषय में पढ़ने वाले हैं, और परीक्षा की दृष्टि से भी यह बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। आज जिस बिंदु पर हम विचार करेंगे, जिस बिंदु को हम पढ़ेंगे, वो है गुप्त प्रशासन। देखिए, गुप्त प्रशासन जो है या गुप्त काल जो है, जिसको समुद्रगुप्त के समय को सबसे ज़्यादा नाम से जाना जाता है, तो गुप्त प्रशासन जो है या गुप्त काल जो है, गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है भारतीय प्रशासन में, भारतीय शासन में। कारण ये है कि उसके समय में या गुप्त काल जो है, उस समय में भारतीय स्थापत्य कला, भारतीय साहित्य, भारतीय प्रशासन सभी ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, अपने आप को सुधारा। क्योंकि गुप्त शासकों की अपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसके आधार पर उन्होंने लंबे समय तक शासन भी किया, और इसी सुदृढ़ शासन व्यवस्था के बल पर उन्होंने भारत के जो अनेक छोटे छोटे राज्य थे, जो भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, उस पूरे भारत को एक सूत्र में बांध करके रखा, एक सूत्र में पिरो करके रखा, और संपूर्ण भारत को लंबे समय तक एक करके रखा। यानी कुल मिलाकर के केंद्रीय शासन प्रणाली या केंद्रीय शासन व्यवस्था को उन्होंने बना करके रखा। कुल मिलाकर के केंद्रीयकृत जिसको हम कहते हैं, उस व्यवस्था को उन्होंने बना करके रखा। और यह सब पॉसिबल क्यों हुआ, यह सब संभव क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जो अपनी प्रशासन व्यवस्था थी, उस प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करके रखा। यानी जो जो कमियां उनको नजर आई, उन कमियों को उन्होंने दूर किया और अपने आप को सुदृढ़ करके रखा। तो इसी बिंदु पर अब हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्त काल की या गुप्त काल के समय की केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की। जैसा कि हमने अभी बात की कि इसके समय का जो केंद्रीय शासन है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। इसी वजह से गुप्त प्रशासन की इतनी बातें होती है, या गुप्त प्रशासन को याद किया जाता है, गुप्त प्रशासन को आज भी अनुसरण किया जाता है, उसका पालन किया जाता है। तो केंद्रीय प्रशासन जो है, उस केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान था वो किसका था? सम्राट का। यानी केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर कौन हुआ? सम्राट। जैसे कि आज के समय में राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी तरह से सम्राट था। लेकिन ये जो सम्राट है, ये निरंकुश नहीं होता था। निरंकुश नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि इस पर भी किसी न किसी का नियंत्रण होता था। तो इसी बिंदु पर आगे जब बात करेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो शासन व्यवस्था है, जिसमें सम्राट को सर्वोच्च स्थान दिया गया, उसमें लाभदायक तत्वों को ग्रहण कर लिया गया। यानी अपने समय में गुप्त प्रशासन व्यवस्था में जिन जिन अच्छी चीज़ों को अपनाया गया, उन्हीं में से अच्छे बिंदुओं को आने वाले समय में दूसरे प्रशासकों द्वारा भी अपनाया गया। और ये प्रमाण है इस चीज़ का कि केंद्रीय प्रशासन या गुप्त प्रशासन जो है, वो अपने समय का एक महत्वपूर्ण प्रशासन व्यवस्था थी।
तो गुप्त काल में मुख्यतः गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों ही तरह की शासन व्यवस्था थी, लेकिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वो कहाँ थी? पंजाब और राजस्थान में। तो गुप्त प्रशासन जो है वो गणतंत्रीय व्यवस्था भी हम कह सकते हैं और राजतंत्रीय भी कह सकते हैं। इस पर अभी हम विचार करेंगे आगे कि राजतंत्रीय क्यों और गणतंत्रीय क्यों। क्योंकि देखिए, जिस तरह से वर्तमान में हम अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं तो हम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था में हैं, लेकिन राजा का पुत्र राजा बनता है तो वो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था है। तो ठीक ऐसा ही उस समय गुप्त प्रशासन में था कि राजा का पुत्र राजा बन सकता था, इसलिए उसे राजतंत्रीय शासन व्यवस्था कहा गया। लेकिन प्रजा के हित में, प्रजा की भलाई के लिए ही अनेक कार्य किए जाते थे, और वो जो राजतंत्रीय व्यवस्था है वो निरंकुश नहीं थी, इसीलिए उसको गणतंत्रीय शासन व्यवस्था भी कहा गया। तो जो राजतंत्रीय व्यवस्था है वो संपूर्ण भारत में थी, लेकिन गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था थी वो कहाँ थी? पंजाब और राजस्थान में। पंजाब और राजस्थान, इन दो जगहों पर यह गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो ही इस समय में अधिक लोकप्रिय व्यवस्था थी या लोकप्रिय थी। इसने अधिक लोकप्रियता प्राप्त की, कारण क्योंकि उस समय के जो प्रशासक थे या उस समय के जो सम्राट होते थे वे सभी कुशल सम्राट थे, कुशल थे, अपनी प्रशासन व्यवस्था में निपुण थे। इसी वजह से जो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था है वो ज़्यादा प्रभावशाली रही। और इस केंद्रीय शासन व्यवस्था में सबसे ऊपर जो सम्राट था, उस सम्राट के पद की जो विशेषताएं अगर हम देखें तो उन विशेषताओं में सबसे पहले आता है राजत्व के लिए आदर्श। यानी एक ऐसे व्यक्ति को सम्राट बनाया जा सकता था, एक ऐसा व्यक्ति ही सम्राट बनता था जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए क्या हो? आदर्श का काम करे, जिसमें ऐसे गुण हो जो उन गुणों से निपुण हो। कौन से गुणों से? सम्राट के गुणों से निपुण हो। तो इस तरह से गुप्त सम्राटों का आदर्श क्या था? बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ था। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो इसमें नाम आता है समुद्रगुप्त का, आता है, फिर इसमें नाम आता है चंद्रगुप्त का, और ठीक इसी तरह से इसमें नाम आता है विक्रमादित्य, जिसका विक्रम संवत भी हम चलाते हैं, तो विक्रमादित्य, और स्कंदगुप्त। ये सारे नाम वही हैं जो गुप्त प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ता से आगे तक लेके गए और जिनके दम पर गुप्त प्रशासन को आज भी याद किया जाता है। फिर दूसरी बात आती है राजा का देवीय सिद्धांत। देवीय सिद्धांत यानी राजा जो है वो एक तरह से ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया, और इसी वजह से राजा को पूजा भी जाने लगा। यानी ऐसा कहा जाने लगा कि समाज में सम्राट जो है उसी का पर्याप्त सम्मान है, और उसकी तुलना किससे कर दी गई? देवताओं से। उसकी तुलना किससे कर दी गई? ईश्वर से। कारण किसने की? प्रशस्तिकारों ने। अब प्रशस्तिकारों ने क्यों की? क्योंकि इनका कार्य ही यही था कि किस तरह से राजा को प्रसन्न रखा जाए और राजा के गुणों का बखान किया जाए, ताकि राजा हमें ऊंचे पद पर कायम रखे। तो कुल मिलाकर के प्रशस्तिकारों की वजह से ही राजा का देवी सिद्धांत बना। राजा को एक देवता के समान पूजा जाने लगा। जैसे कि समुद्रगुप्त जो है, इस समुद्रगुप्त को अनेक हिंदू देवताओं के समान बताया गया है। तो ये क्या है? राजा का देवी सिद्धांत ही है। और ठीक इसी तरह से जो राजा थे उन्होंने अनेक ऐसी उपाधियां धारण की, जैसे कि वो ईश्वर के प्रतिनिधि ही हों, जैसे कि परम देवता, परमेश्वर, महाराजाधिराज, चक्रवर्ती, पृथ्वीपाल, एकाधिराज, ये सारी जो उपाधियां हैं। अब जैसे महाराजाधिराज जो है, महाराजाधिराज, ये एक उपाधि अपने आप में साबित करती है कि राजा का पद या सम्राट का जो पद था वो कितना उत्तम या कितना श्रेष्ठ या कितना सर्वोच्च माना गया, उसकी तुलना किस प्रकार से की गई है, ये चीज़ इससे साबित होती है। लेकिन इसमें सबसे
उत्तम जो बात थी, या इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी जो सामने आया वो क्या, कि एक राजा, एक सम्राट कभी निरंकुश नहीं हुआ, निरंकुश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सम्राट जो है उस पर मंत्री परिषद का नियंत्रण रहता था, मंत्री परिषद का नियंत्रण रहता था। तो इस मंत्री परिषद के नियंत्रण की वजह से ही सम्राट कभी भी निरंकुश नहीं हुआ, और साथ ही साथ राजा में ऐसे गुण भी थे। फिर दूसरी बात आती है राजत्व के या सम्राट की जो विशेषताएं हैं, उन सम्राट की विशेषताओं में अगली जो बात आती है, अगला जो बिंदु आता है वो है युवराज के रूप में प्रशिक्षण। युवराज के रूप में प्रशिक्षण, यानी सम्राट बनने से पहले राजा का जो पुत्र होता था उसको युवराज के रूप में प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होता था, कि किस तरह से वो अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे अनवरत रूप से जारी रखेगा। और ये जरूरी नहीं था कि सबसे बड़ा जो युवराज होगा वही राजा बनेगा, बल्कि जो गुणी होगा वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो कुल मिलाकर के युवराज के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ, कि जो सबसे बड़ा होगा वो राजा बने, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो गुणी होगा वही राजा बनेगा। जैसे स्कंदगुप्त जो था, स्कंदगुप्त जो था उसने युवराज पद पर रहते हुए ही गुप्त साम्राज्य की रक्षा की थी। किससे? आक्रमणकारियों से, आक्रमणकारियों से स्कंदगुप्त ने रक्षा की थी अपने साम्राज्य की युवराज रहते हुए, इसलिए वो क्या बना, सम्राट बना। फिर बात आती है उत्तराधिकारी संबंधी अधिकार। तो उत्तराधिकारी संबंधी जो अधिकार हैं वो क्या है, राजा का पद पैतृक, और पैतृक से मतलब है कि राजा का पुत्र ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन इसमें सामने शर्त जो थी वो सामने अभी हमने पढ़ी भी कि सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बने, ये आवश्यक नहीं है, सबसे बड़ा पुत्र राजा बने ये आवश्यक नहीं है। फिर बात आती है रानियों के सहयोग की। रानियों का सहयोग, यानी ये जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, या ये जो सम्राट का सर्वोच्च पद था, इसमें सम्राट का सहयोग कौन करता था, रानियां भी करती थी। रानियां भी शासन में, प्रशासन में बराबर योगदान देती थी। ठीक है। और इसी वजह से कुमार देवी जो है, एक उदाहरण आता है कुमार देवी का, जिसने क्या किया था, चंद्रगुप्त की बहुत सहायता की थी, बहुत सहयोग किया था अपना प्रशासन चलाने में, अपना शासन चलाने में, जिसकी वजह से इसका नाम आज भी उत्तम या श्रेष्ठ रानियों में गिना जाता है। गुप्त काल की उत्तम रानियों में गिना जाता है, श्रेष्ठ रानियों में गिना जाता है। और ठीक इसी प्रकार से प्रभावती ने भी संरक्षिका के पद का निर्वहन किया था, भली भांति किया था। तो कुल मिलाकर के जो रानियां हैं, उन रानियों ने भी बराबर का सहयोग दिया अपने राजाओं को। ठीक है। फिर है सम्राट की शक्तियां और कर्तव्य। सम्राट की शक्तियां और कर्तव्य। अब इसमें जो बात आती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसकी वजह से गुप्त प्रशासन जो है उसको आज भी याद किया जाता है कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से गुप्त प्रशासन को आज भी याद किया जाता है। तो वो है सम्राट की शक्ति, कि सम्राट को क्या क्या अधिकार थे और उसके कर्तव्य क्या थे, जिनका निर्वहन राजा करता था। तो राजनीतिक और प्रशासनिक तथा सैनिक और न्याय के क्षेत्र में जो सर्वोच्च अधिकार थे वो किसके पास थे, सर्वोच्च अधिकार जो थे वो किसके पास थे, सम्राट के पास।
ये तो हो गया सम्राट की शक्तियाँ। और सम्राट जो है वो स्वयं ही क्या करता था, युद्ध का संचालन भी करता था। युद्ध का संचालन यानी किसी दूसरे पर निर्भर न रह करके वह स्वयं युद्ध का संचालन करता था। और अधिकारियों की नियुक्ति जो है, अधिकारियों की नियुक्ति भी सम्राट स्वयं करता था। अधिकारियों की नियुक्ति भी सम्राट स्वयं करता था। और इन सब के साथ साथ अधिकारी जो हैं, उन अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर सम्राट जो है वो पदच्युत कर सकता था, यानी पद से हटा भी सकता था। ये अधिकार भी किसके पास था, सम्राट के पास था, राजा के पास था। यानी पद से हटाने का अधिकार भी किसके पास था, एक सम्राट के पास। और इन सब के अलावा इसके साम्राज्य में जितनी भी भूमि होगी उस संपूर्ण भूमि का मालिक कौन होगा, सम्राट होगा। ये भी अधिकार एक सम्राट के पास होता था। और न्याय के क्षेत्र में भी सर्वोच्च अधिकार जो है वो किसके पास है, एक सम्राट के पास, सर्वोच्च न्याय व्यवस्था। कुल मिलाकर के इतने सारे अधिकार सम्राट के पास होते थे, जिसकी वजह से सम्राट को सर्वोच्च पद प्राप्त था। और उसका निर्वहन एक सम्राट ने, यानी प्रत्येक सम्राट ने, गुप्त प्रशासन व्यवस्था के प्रत्येक सम्राट ने भलीभांति किया भी। फिर बात आती है मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद तो मंत्री परिषद जो है, जो जिस प्रकार से वर्तमान में प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए वर्तमान में मंत्री परिषद होती है, ठीक उसी प्रकार से एक सम्राट को सलाह देने के लिए, एक सम्राट को प्रशासनिक सहयोग करने के लिए मंत्री परिषद का निर्माण भी किया गया था। तो मंत्री परिषद भी होती थी जो सम्राट को सहयोग करती थी। प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ लेख है, उस स्तंभ लेख में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि एक मंत्री परिषद होती थी जो राजा को सहयोग करती थी, सलाह देती थी। और इसके जो नेता होते थे, इसके जो सदस्य होते थे, उनको क्या कहते थे, सभ्य कहते थे। सम्राट और मंत्री परिषद जो है, उनके बीच में भी एक कड़ी काम करती थी, यानी उन दोनों के बीच तालमेल बैठाने का जो काम था वो किसका था, कंचुकी का। कंचुकी एक पद है जो कि सम्राट और मंत्री परिषद के बीच तालमेल बैठाने का काम करती थी, यानी एक दूसरे के बीच विचारों का आदान प्रदान करने का काम कंचुकी का ही था। और मंत्री परिषद, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिस प्रकार वर्तमान में मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ठीक उसी प्रकार से सम्राट भी इसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। फिर बात आती है अन्य अधिकारियों की। तो अन्य अधिकारियों में ऐसा विशेष कुछ है नहीं। प्राचीन प्राचीन जो परिपाटी है उसके अनुसार गांवों को स्वायत्त प्रशासन प्राप्त था। स्वायत्त प्रशासन व्यवस्था प्राप्त थी। स्वायत्त मतलब अपने अधिकार में रहते हुए वो अपने क्षेत्र तक सीमित रह करके काम कर सकते थे। उसके लिए उन्हें बार बार राजा के पास जाने वगैरह की आवश्यकता नहीं होती थी। तो ये थी गुप्त प्रशासन की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। अब हम बात करते हैं प्रांतीय शासन व्यवस्था की। प्रांतीय शासन व्यवस्था जो है उसमें साम्राज्य जो है वो किसमें विभाजित था, प्रांतों में। साम्राज्य का मतलब पूरा जो राष्ट्र है, वो राष्ट्र की केंद्रीय जो शासन व्यवस्था है, उस केंद्रीय शासन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए किसमें विभाजित कर दिया गया, प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। और इस वजह से ही इसमें
जो प्रांत बनाए गए उनको क्या कहा गया? भुक्ति या देश। इस प्रकार वर्तमान में भारत को देश कहते हैं, वैसे उस समय राज्य को क्या कहा गया था? देश या भुक्ति। ठीक है। और इस भुक्ति या देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वहाँ पर क्या हो गया था? सामंती व्यवस्था का उदय। सामंती व्यवस्था का उदय हो चुका था। ठीक है। और सामंती व्यवस्था का प्रचलन होने की वजह से ही भूमि के साथ गांव की भूमि से जो उत्पन्न होने वाली आय थी उसका भूमिदान पाने वाले को ही क्या कर दिया गया? सामंत कह दिया गया। यानी एक गांव विशेष में जितनी भी भूमि है उससे प्राप्त होने वाली आय जो है उसको प्राप्त करेगा वो कौन है? सामंत। और इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया? सामंती व्यवस्था। फिर बात आती है विषयों के चलन की या विषयों के प्रशासन की। तो विषयों के प्रशासन से यहाँ तात्पर्य है जिलों से। प्रांत जो है वो किसमें विभाजित हो गए? जिलों में। और इनमें जो अधिकारी होते थे जिनको क्या कहा गया? विषयपति। इन विषयपतियों की नियुक्ति कब तक होती थी? 5 वर्ष के लिए। जैसे वर्तमान में सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक उसी प्रकार से। और ये जो विषयपति थे इन विषयपतियों को परामर्श देने के लिए एक सभा की व्यवस्था की गई थी और इस सभा में जनता के 4 प्रतिनिधि होते थे। विषयपतियों को सलाह देने के लिए जो प्रतिनिधि होते थे उनकी संख्या कितनी है? 4। फिर बात करते हैं हम स्थानीय प्रशासन की। तो स्थानीय प्रशासन जो है वो नगरों का प्रबंध करती थी। स्थानीय प्रशासन व्यवस्था जो है वो नगरों का प्रबंध करती थी। और किसके द्वारा होता था? ये नगर पालिका के द्वारा होता था। और नगर पालिका का जो अध्यक्ष था वो क्या कहलाता था? नगरपति। विषय का जो अध्यक्ष था वो विषयपति और नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो नगरपति। और इन नगरपतियों की नियुक्ति किसके द्वारा होती थी? विषयपतियों के द्वारा नियुक्ति होती थी। फिर बात करते हैं हम गांवों के प्रशासन की। तो आप इस कड़ी में या इस व्यवस्था में आपने क्या देखा कि बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ ये कड़ी आती जा रही है। पहले देश था, फिर भुक्ति या देश, फिर प्रांत, मतलब प्रांत को ही विषय या देश, भुक्ति या देश कह दिया गया, फिर विषय, और विषय के बाद स्थानीय प्रशासन जिसमें नगर है, नगरपति है, और अंत में क्या है? गांव। जैसे वर्तमान में गांव सबसे छोटी इकाई है, ठीक उसी तरह से उस समय में भी गांव सबसे छोटी इकाई थी। तो इन गांवों में जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी? स्वतंत्र शासन व्यवस्था थी। और गांव का जो अध्यक्ष था या ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते थे? ग्रामपति या महत्तर। ग्रामपति या महत्तर। पंचायत के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के कुछ नाम भी दे दिए गए हैं, जैसे कि एक तो है महत्तर है, ठीक उसी तरह से अष्टकुलाधिकारी है, ग्रामिक है, कुटुंबिन है, महत्तर है, अष्ट कुलाधिकारी है, ग्रामिक है। ये क्रम वाइज है। क्रम वाइज का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ क्रम है इनका। और अंत में आता है कुटुंबिन। अब इनमें जैसे अगर हम देखेंगे तो महत्तर जो हो गया वो ग्रामपति पूरे गांव पर एक, फिर अष्टकुलाधिकारी 8 गांवों पर एक बना दिया गया, 8 कुलों के लिए एक बना दिया गया। फिर ग्रामीण जो है वो ग्राम का प्रमुख व्यक्ति हो गया। और कुटुंबिन जो है वो परिवार का मुखिया हो गया, परिवार का मुखिया, जिसको कुटुंबिन कहा गया। कुल मिलाकर के कड़ी से कड़ी जोड़ करके रखी गई ताकि इस प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके, सही ढंग से व्यवस्थित किया जा सके। अब बात आती है राज्यों के आय व्यवस्था की, कि राज्यों को आय कहाँ से होती थी। तो आय की व्यवस्था क्या थी? आय की व्यवस्था में हमने देखा या आय की व्यवस्था में देखने को मिलता है कि राज्यों की आय का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था वो था भूमि कर।
तो भूमि कर से आय प्राप्त होती थी। फिर इसी तरह से चुंगी से आय प्राप्त होती थी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कोई वस्तु आ जा रही है तो चुंगी के द्वारा, कर के द्वारा। फिर बेल, दूध, दही, फल फूल आदि वस्तुओं पर भी क्या लगाया जाता था? कर लगाया जाता था। ठीक इसी तरह से जंगलों वगैरह में चारागाहों के लिए या किसी और तरह से अगर कोई स्थान का उपयोग हो रहा है तो सरकार को इससे भी आमदनी होती थी। फिर जुर्माने के रूप में और ऐसे ही सरकार जो है वो संकट काल में विशेष कर भी लगा दिया करती थी। यानी अगर आय पर संकट आ रहा है, अगर राज्य की आय व्यवस्था चरमरा रही है तो क्या किया जाता था? विशेष कर लगा दिया जाता था। फिर बात आती है न्याय व्यवस्था की। तो न्याय व्यवस्था में क्या था? सबसे ऊपर कौन था? सबसे बड़ा सम्राट ही न्यायाधिकारी था। सर्वोच्च न्यायाधिकारी या सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश होता था। और इसके नीचे भी कुछ न्यायाधीश होते थे जिनको अलग अलग नाम दे दिए गए। कहीं कहीं कुछ अलग नाम मिलते हैं, जैसे दंड नायक है, महादंड नायक है, सर्वदंड नायक है या महासर्वदंड नायक है। ये अलग अलग नाम इनको दे दिए गए थे। हालांकि इस समय में या इस प्रशासन व्यवस्था में दंड जो है वो अत्यधिक सरल थे, बहुत ही सरल। लेकिन अगर कोई अपराधी है जिसने जघन्य अपराध किया है तो उसको अंग भंग की सजा दी जाती थी। जैसे उसकी आंख फोड़ दी गई, हाथ काट लिया गया, पैर काट लिया गया। इस तरह की दंड व्यवस्था उस समय निर्धारित की गई थी। सैनिक व्यवस्था में सभी तरह के सैनिक होते थे, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल वाले। तो वो सैनिक व्यवस्था हो गई। सैनिक व्यवस्था। और अंत में आती है पुलिस व्यवस्था। तो इस पुलिस व्यवस्था में क्या था कि चीनी यात्री फाहियान जो उस समय यहाँ पर आया था, फाहियान जो है उसने अपने विवरण में बताया कि देश में शांति थी और हजारों मील की यात्रा से चोर और डाकू नहीं मिलते थे। यानी शांति व्यवस्था इतनी उत्तम थी, शांति व्यवस्था उत्तम थी। कारण किसकी वजह से? पुलिस व्यवस्था की वजह से। अपराधी जो हैं वो खासा दंड खाते, भय खाते थे। और लोग जो है वो अपने घरों में ताला तक नहीं लगाते थे, घरों में ताला भी नहीं लगाते थे। ये व्यवस्था या ये डर जो है या डर मुक्त जो जीवन है वो क्यों था? इसी वजह से, क्योंकि उस समय की पुलिस व्यवस्था जो थी वो उत्तम थी। और पुलिस के लिए जो उस समय शब्द उपयोग किया गया वो शब्द था भट। यानी भट नाम से पुलिस को उस समय जाना जाता था। इसके साथ ही उस समय में गुप्तचरों की भी व्यवस्था की गई थी ताकि संदेह होने पर इनके द्वारा नियंत्रण किया जा सके। तो ये था हमारा आज का बिंदु, गुप्त प्रशासन व्यवस्था, जिसके विषय में हमने बात की, विचार किया, चर्चा की। उम्मीद है आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर किसी तरह की शंका है, कोई परेशानी है, कुछ बिंदु आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो जब तक कॉलेजेज स्टार्ट नहीं हो जाती हैं तब तक आपको ऑनलाइन व्यवस्था का ही सहारा लेना होगा। और ऐसी कोई समस्या होने पर आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर जो हमारे नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर आप व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अंत में एक उम्मीद आपसे कि आपका लाइक, शेयर, कमेंट तो इस पर बनता ही है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।